बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बैरिस्टर कामरान इलियास लॉ चैम्बर। आज एक बड़ा मज़े का टॉपिक आपसे डिस्कस करते हैं जी। ये है सिविल सर्वेंट्स के हवाले से। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक शेर मुझे याद आ गया, वो मैं आपको सुना देता हूँ जी। वो कहते हैं ना कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो आप यकीन करें कि सिविल सर्विस भी कुछ ऐसी ही चीज़ है। इसके अंदर देखें, ख्वाहिश तो हर किसी की होती है कि हम सिविल सर्वेंट बन जाएं। मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी पीपल दे आर इनटू सिविल सर्विसेज, कि उनकी कोशिश होती है कि हम किसी तरह सिविल सर्विस में आ जाएं, ACDC बन जाएं। खैर, कुछ लोग ही DMG ग्रुप में जाते हैं, लेकिन कोशिश सबकी होती है कम्पेटिटिव एग्ज़ाम में जाया जाए या किसी भी तरीके से बस सरकारी जॉब होनी चाहिए। अक्सर तो लोगों के रिश्ते इस वजह से नहीं होते कि सरकारी जॉब नहीं है। लड़का क्या करता है जी, सरकारी जॉब होनी चाहिए लड़के के पास। तो खैर, बंदा बड़ी मेहनत करके सिविल सर्विसेज में आ तो जाता है। ग्रेड 17 की हम बात करते हैं। ग्रेड 17 से बंदे ने स्टार्ट किया, स्मूथली उसकी सर्विस चल रही थी। तो उसके बाद उसे अंदाज़ा होता है कि यार ये तो मैं बड़े मसाइल में फंस गया हूँ। आप यकीन करें, जब ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक 21 तक जिस ग्रेड में भी जब बंदा रिटायर होता है ना, तो उसके पास सिविल सर्विसेज या सर्विस मैटर्स का नॉलेज एक वकील जितना हो जाता है। इतने उसने मामलात देख लिए होते हैं कि उसके पास माशाल्लाह से इतना नॉलेज होता ही होता है। तो हम इसी सिलसिले में आज बात करेंगे कि देखें, जब बंदा ग्रेड 17 में जाता है तो उसके बाद आगे उसकी प्रमोशन होने लगती है, तो उसे ये पता चलता है कि जनाब मेरी तो प्रमोशन नहीं हो सकती। प्रमोशन क्यों नहीं हो सकती जी? उसकी प्रमोशन इस वजह से नहीं हो सकती कि उसे कहीं पे कोई पेनल्टी लगी हुई है। E&D रूल्स के तहत उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई थी, उसे पेनल्टी लगी हुई है, जिस पेनल्टी की वजह से उसकी आगे प्रमोशन रुकी हुई है। अब उसमें मैं छोटी सी बात आपको ये बता दूँ कि देखें, अगर किसी सिविल सर्वेंट को सेंश्योर की पेनल्टी लग जाए ना, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास अप्रोप्रिएट फोरम्स कौन से हैं ये पेनल्टीज़ वगैरह के हवाले से। तो उसके अंदर तो आपके पास सबसे पहले अपील का राइट मौजूद है कि आप अपील करेंगे अपीलेट अथॉरिटी को। फिर उसके बाद आपके पास सर्विस ट्रिब्यूनल भी मौजूद है। अगर आपके टर्म्स एंड कंडीशन की बात है तो आप सर्विस ट्रिब्यूनल में जाएंगे, आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर कोई मामला ऐसा है कि जो कि आपके टर्म्स एंड कंडीशन में कवर नहीं होता है, जिसकी अदरवाइज रेमेडी मौजूद नहीं है, तो देन यू कैन इन्वोक द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो मैं ये बात कर रहा था कि अगर आपको कोई माइनर पेनल्टी लगी है सेंश्योर, तो सेंश्योर हर्डल नहीं है कि उससे आपकी प्रमोशन रोकी जा सके। इसके बारे में जो जजमेंट है वो मैं आपको कोट कर देता हूँ। 2006 SCMR पेज 1415 इसके मुताबिक सेंश्योर जो है ना जी, ये एक माइनर पेनल्टी है। सेंश्योर का मकसद क्या है? ये एक सॉर्ट ऑफ वार्निंग है, और इसका मकसद ये नहीं है कि किसी की आगे आप प्रमोशन को रोक दें। ये एक छोटी सी पेनल्टी है जो किसी टाइम पे भी किसी को लग सकती है। वैसे तो असूली तौर पे नहीं लगनी चाहिए, लेकिन अगर लग गई है तो दिस इज़ नॉट द रीज़न फॉर होल्डिंग एनी वंस प्रमोशन। ये तो एक बात सेंश्योर वाली होगी ना। इसके अलावा भी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं कि आप जब प्रमोशन के लिए आपका केस तैयार होता है तो पता ये चलता है जी कि आपकी ACRs कंप्लीट नहीं है या आपकी PERs कंप्लीट नहीं है, परफॉर्मेंस एवेलुएशन रिपोर्ट्स। देखें, इसमें एक चीज़ याद रखें कि आपका काम ये है कि रेलेवेंट अथॉरिटी को आपने ACR का अपना फ्रंट पेज साइन करके भिजवा देना है। अब उस रेलेवेंट अथॉरिटी ने वो आपकी ACR लिखनी है। आपकी ACR आपने खुद नहीं लिखनी, ना ही आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। उन्होंने असेसमेंट करनी होती है, काफ़ी चीज़ों को देखते हुए आपकी सारी चीज़ों को वो चेक करते हैं, उसके बाद असेसमेंट करते हैं और फिर अपनी वो रिपोर्ट देते हैं जो कि आपकी ACR होती है। अब इसके अंदर एक और बात भी हो जाती है जो कि कानून ये कहता है कि अगर ACR आपकी एडवर्स लिखी गई है तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा ताकि आप उसे चैलेंज भी कर सकें। लेकिन एक बात और भी है कि अक्सर ऐसा होता है कि आपकी ACRs ऑफिसर लिखते ही नहीं हैं। आप ACR भेज देते हैं लेकिन उसके बाद ऑफिसर लिखता नहीं है, तो उसकी वजह से आपकी प्रमोशन रुक जाती है। अब अगर देखा जाए तो प्रिंसिपली ये बात तो गलत है कि आपने अपना काम कर दिया, अगर वो अपनी किसी वजह से, अपनी किसी मसरूफियत की वजह से आपकी ACR या PER नहीं लिख रहे, साइन नहीं कर रहे या काउंटर साइन नहीं हो रही, तो उसके अंदर आपका क्या कसूर है? आपको तो फ़र्क पड़ रहा है ना कि आपकी
आपकी प्रमोशन उसमें रोक रही है, आपका केस आगे नहीं जा रहा। उसमें यह भी हो सकता है कि आपसे जो जूनियर हैं उन्हें प्रमोट करके आपसे ऊपर लेके आया जा सके। तो इसलिए ये ACR लिखना अथॉरिटीज़ का काम है, और इसके ऊपर ये एक बुनियादी असूल है कि कोई भी अथॉरिटीज़ की जो गलती है उसकी सज़ा आपके एम्प्लॉई को नहीं दी जा सकती। मतलब हर कोई अपनी चीज़ का जवाबदेह है, जो अमल कोई करेगा उसका जवाब उसी ने देना है, किसी और के अमल की सज़ा आपको नहीं दी जा सकती। फिर उसके बाद अगर आपकी किसी वजह से सीनियरिटी नहीं होती, आपके जूनियर्स को आपसे सीनियर कर दिया जाता है, तो उस केस में आपके पास रेमेडी मौजूद है, आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। असूली तौर पे तो आपसे जूनियर आपका जूनियर आपसे ऊपर जाना ही नहीं चाहिए अनटिल एंड अनलेस कि कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएं, कि कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाएं, या आपने कोई ऐसे ब्लंडर्स मारे हों कि आपको सुपरसीड करना मकसूद हो जाए। लेकिन अगर आपके जूनियर की आपसे पहले प्रमोशन हुई है तो आपका राइट वही बनता है कि आप उसी टाइम प्रमोशन क्लेम कर सकते हैं जबकि आपकी जूनियर की प्रमोशन हुई हो। वैसे तो आपका जब बोर्ड बैठता है, वो आपकी प्रमोशन का केस टेकअप करता है, तो मैटर आपका वहीं से कंसीडर होता है। लेकिन इन सम केसेस अगर आपके जूनियर आपसे पहले प्रमोट हो गए हैं तो उस केस में आपको भी कंसीडर किया जा सकता है आपके जूनियर्स के साथ। अक्सर हम जब केसेस लेके प्रमोशन की अदालत में जाते हैं तो दूसरी साइड से एक आर्ग्यूमेंट ये आता है कि प्रमोशन तो वेस्टेड राइट है ही नहीं, इसके अंदर तो हमें कोई एतराज़ नहीं है कि प्रमोशन वेस्टेड राइट नहीं है, लेकिन ये लीगल राइट तो है ना। अगर आपने एक सर्विस की है इतना अरसा और आप वो सारी प्री रेक्विजिट्स पूरे कर रहे हैं, जैसे लेंथ ऑफ सर्विस पूरी कर रहे हैं आप, उसके अलावा आप बाकी अगर कोई ट्रेनिंग है वो आपने की हुई है, सारे लवाजमात पूरे कर रहे हैं, तो आपको प्रमोशन क्यों नहीं मिल रही? देखें, ये वेस्टेड राइट हो ना हो, लेकिन प्रमोशन लीगल राइट तो बरकैफ है, तो आपको प्रमोशन मिलनी चाहिए। कंसीडर आपको करना चाहिए प्रमोशन के लिए। कंसीडरेशन फॉर प्रमोशन होता है अमूमन वर्ड कि आपको कंसीडर किया जाए। अब होता ये है कि अगर आपके साथ ऊपर वालों के हालात ठीक नहीं हैं तो वो अगर अदालत का हुक्म आया जी कि इन्हें कंसीडर करें प्रमोशन के लिए, वो आपको कंसीडर तो कर लेंगे, लेकिन उसके अंदर क्या होगा कि वो आपको मतलब आपकी PERs कुछ ऐसी लेके आ जाएंगे कि जो आपको उसमें फ़ायदा ना पहुंचा सकें। और भी ऐसी काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं जिससे आपको मतलब प्रमोट ना किया जाए कि ठीक है जी, हमने अदालत का हुक्म मान लिया, हमने बंदे का केस बोर्ड में भेजा है, लेकिन बोर्ड ने आगे से प्रमोट नहीं किया, हमने कंसीडर तो किया है। तो अदालत यहाँ पर ये कहती है 2009 PLCCS पेज 40, वो ये कहती है कि जब बात कंसीडरेशन फॉर प्रमोशन की हो रही है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक रूटीन पूरी करनी है, सिर्फ कि आपने रूटीन के मुताबिक उस बंदे का केस आप लेके गए और उसके बाद दोबारा उसे प्रमोट नहीं किया जबकि वो प्रमोट हो रहा था। तो उसे आपने कंसीडर करना है फेयरली, कि उसकी सारी चीज़ों को आपने अकॉर्डिंगली चेक करना है और उसके बाद उसे आप कंसीडर करेंगे। अगर उसकी प्रमोशन बनती हुई तो प्रमोशन करें, अगर नहीं बनती हुई तो आप डेफिनेटली ना करें, लेकिन कंसीडरेशन उसकी फेयरली होनी चाहिए। 2008 PLCCS पेज 551, यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट ये कहती है कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन ग्रांटेड टू जूनियर्स बाय इग्नोरिंग द सीनियरिटी ऑफ सीनियर्स वुड बी इलीगल एंड मैलेफाइड। कि अगर आप जूनियर्स को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे देते हैं सीनियर्स को इग्नोर करते हुए, तो इसे मैलेफाइडी कहा गया है। अब मैलेफाइडी बाय इटसेल्फ ये एक वर्ड है, कानूनी वर्ड है, जिसकी एक बहुत लंबी तशरीह है। इसके ऊपर एक अलग से हम व्लॉग भी कर सकते हैं, लेकिन बताने का मकसद ये है कि कोई भी काम जो आप रूटीन से हट के करते हैं उस काम को अदालतें कभी भी अप्रिशिएट नहीं करती, वो लॉ के अगेंस्ट होता है। अच्छा, एक और सिनेरियो की भी हम बात कर लेते हैं जी, कि अगर एक सिविल एम्प्लॉई OST है या उसके पास कोई पोस्टिंग मौजूद नहीं है और उसकी PER नहीं लिखी जा रही, तो उस केस में उसकी प्रमोशन का केस कैसे कंसीडर होगा? वो तो सबसे पहले यही चीज़ कहते हैं जी कि ठीक है जी, आप इनकी PERs लेके आ जाएं, या वो एम्प्लॉई को ही लेटर लिख देते हैं कि आप अपनी PERs कंप्लीट करवा लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, एम्प्लॉई वो PER लिखवाएगा किससे? अगर वो वेटिंग फॉर पोस्टिंग है, उसके बाद पोस्टिंग ही कोई नहीं, उसने काम नहीं किया, तो उसकी PER लिखेगा कौन? उसकी तो PER कोई लिख ही नहीं सकता। तो ये देखें, अथॉरिटीज़ को ये चीज़ यहाँ पे कंसीडर करनी चाहिए कि जब उसकी PER कोई लिख नहीं सकता तो वो लेके कैसे आएगा?
तो उस केस में असूली तौर पे अथॉरिटीज़ को तो वे आउट निकालना चाहिए कि एम्प्लॉई को अकोमोडेट किया जाए कि ये सिविल सर्वेंट है, हमारे साथ का ही है। लेकिन यहाँ पे मसला ये होता है कि सिविल सर्विसेज में ज़्यादातर टांगे खींच के ऊपर जाने की एक रवायत होती है, तो उस वजह से बस इसी तरह के हालात बन जाते हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर भी अदालतें इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करती कि आप वैसे ही जानबूझ के हर्डल क्रिएट कर रहे हैं एम्प्लॉय के रास्ते में कि वो किसी तरह प्रमोट ना हो सके। इस केस में भी आपको ये पता होना चाहिए कि PERs कंप्लीट करवाना डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। ये एम्प्लॉय अपनी PER खुद से कंप्लीट नहीं करवा सकता, वो तो सिर्फ एक फॉर्म पहला वाला पेज फिल करके भेजता है, बाकी चीज़ें तो सारी डिपार्टमेंट ने खुद करनी होती हैं। सेकेंडली, सिर्फ PER ही एक बेस नहीं होती किसी बंदे को भी प्रमोट करने की या उसे प्रमोट ना करने की। इसके अंदर अगर बंदे की ACRs एक्सीलेंट है, लेकिन किसी जगह पे, जैसे कि हमारे पास एक केस है 2004 SCMR पेज 62 के, उसकी ACRs तो बड़ी सही हैं, लेकिन उन ACRs के बावजूद उसके ऊपर इल्ज़ाम है सीरियस एम्बेजलमेंट का। तो उस केस में क्या उसकी प्रमोशन हो सकती है? तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ऐसे मामलात को कंपिटेंट अथॉरिटी को कंसीडर करना चाहिए कि उसका एम्बेजलमेंट एक बड़ा जुर्म है जी। एम्बेजलमेंट, उसने अगर ख़जाने सरकार को नुकसान पहुंचाया है तो उसके ऊपर तो बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे मामलात को कंसीडर करना चाहिए कंपिटेंट अथॉरिटीज़ को। तो प्रमोशन के ऊपर और भी काफ़ी सारी बातें हो सकती हैं जो कि इंशाल्लाह मैं वक्तन फ़वक्तन आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। और भी सिविल सर्वेंट्स को जो जो मामलात दरपेश हो सकते हैं, जो मसाइल दरपेश हो सकते हैं, उन तमाम के बारे में इंशाल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन बात करेंगे। जैसे जैसे मुझे कुछ सवालात भी रिसीव होते हैं, उन सवालात को देखते हुए भी उनके ऊपर मज़ीद इंशाल्लाह बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।